Hello everyone, welcome to PW Only IAS. So today we are going to discuss the questions related to geography. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये PW Only IAS का डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जहां पे आप सब लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है। प्लीज क्लिक ऑन दैट एंड बी द पार्ट ऑफ दिस मेंस इनिशिएटिव, जहां पे जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे उस आंसर को एक बहुत अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में डाल के उस ग्रुप में अपलोड कीजिए एंड आफ्टर दैट उस आंसर को इवेल्युएट किया जाएगा। और हर दिन जब भी हम उस पर्टिकुलर दिन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे तो जो बेस्ट आंसर कॉपी होगी उन्हें आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। एंड आज इस लेक्चर के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे इवेल्युएशन किया जाता है और उस इवेल्युएशन के आधार पे कैसे आप सब लोगों को आपकी कमियों के बारे में पता चलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के इस पर्टिकुलर सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, जो ये सेशन है दिस इज अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि आपका पहला पॉइंट है ज्योग्राफी के रिलेटेड जीएस पेपर 1 में। इसमें आप जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी जैसे बहुत बड़े सेगमेंट के क्वेश्चंस पाएंगे। पहला क्वेश्चन, जैसा कि पिछले साल अगर आप यूपीएससी का पेपर देखे होंगे मेंस का, तो उसमें दिया हुआ था फॉर्मेशन ऑफ फ्योर्ड्स के बारे में, जो कि एक लैंड फॉर्म है। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन यहां पे डिजाइन किया गया है एंड दिस क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू द सी स्टैक। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट है व्हाट आर दी सी स्टैक्स। सो बेसिकली वी नीड टू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सी स्टैक्स। तो हमें यह डिमांड पता लग गई कि हमें सी स्टैक्स के फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है। डन, दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकंड इज इवेल्युएट द रोल इन शेपिंग कोस्टल लैंडस्केप एंड देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। यहां पे दो सब पार्ट हैं जिसे थोड़ा सा इत्मीनान से हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोस्टल लैंडस्केप को कैसे शेप कर रहा है, एंड सेकंड इसका इकोलॉजिकल इंप्लीकेशन और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये तीन पार्ट हैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। जैसा ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया है, 150 वर्ड्स के अंदर हमें इसको लिखना है। जियोग्राफी के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू स्पेसिफिकली, अगर हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस, उसका एक बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र है एक लाइफ साइकिल अप्रोच। मैं ये अप्रोच आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप ज्योग्राफी के स्पेसिफिकली जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस देखते हैं तो आप सोचने के समय किस तरीके से डायमेंशंस को जनरेट करेंगे उसका एक तरीका है। क्योंकि आंसर राइटिंग एक आर्ट है, इसको हमने मैकेनिकल वे में डिस्कस करना है कि हम अपनी मैकेनिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप कर रहे हैं। लाइफ साइकिल अप्रोच के अंदर आप देखेंगे कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो उस प्रोसेस का शुरुआत से लेके बिगिनिंग से लेके उस प्रोसेस की एंड तक की सारी स्टेजेस को आपने देखना है। प्रोसेस की बिगिनिंग से एंड तक की सारी स्टेजेस को आप देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे, अगर आप यहां पे देखें कि लाइफ साइकिल अप्रोच में सी स्टैक्स के बारे में आपसे पूछा तो सी स्टैक के फॉर्मेशन के क्या प्रोसेसेस होंगे, राइट, क्या लाइफ साइकिल होगा, सी स्टैक्स की क्या स्टेजेस होंगी, उसकी जानकारी हम हासिल करना चाहें तो ये लिटरली अगर हम देखते हैं तो एक इरोजनल प्रोसेस से बनता है। इरोजनल प्रोसेस के अंदर आप सबसे पहले जानते हैं कि मान लो कोई भी कोस्टल एरिया के अंदर किसी भी तरीके की एक रॉक का प्रेजेंस है, सी वेव्स जब आएंगी आके इसके साथ टकराएंगी और कॉन्टिन्यूअस वेदरिंग होगी। तो पहला स्टेप जो है वो है कॉन्टिन्यूअस वेदरिंग। स्टेज 1 आएगी, इसकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग होने के बाद इट विल क्रिएट केव्स हियर। ये क्या क्रिएट करेगा, ये यहां पे केव्स बना देगा। तो सेकंड स्टेज में ये बनाएगा केव्स, राइट। केव्स के बाद जब ये केव्स बन गई हैं तो उसके बाद बनेंगे सी आर्चेस। ये आप सब लोगों ने लैंडफॉर्म्स के अंदर देखा भी होगा। एंड आर्चेस के बाद आप देखेंगे किसका फॉर्मेशन होता है, सी स्टैक्स का। तो ये प्रोसेस है, ये उसका लाइफ साइकिल है। इसी लाइफ साइकिल को हमने स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखना है एंड वी विल बी डेफिनेटली एड्रेसिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
दूसरा, सर आप कहेंगे कि सर इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपने अप्लाई कर दिया, बाकी सब क्वेश्चंस में हम इसे कैसे अप्लाई करें? जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन वोल्केनिज्म से रिलेटेड पाते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन वोल्केनिज्म से रिलेटेड आता है तो आप वोल्केनिज्म का प्रोसेस देखें। इसी पूरे पेपर के अंदर आपको 7th क्वेश्चन मिलेगा साइबेरियन ट्रैप से रिलेटेड। वो साइबेरियन ट्रैप क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, उसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले मेंटल प्लूम के बाद प्लेट की थिनिंग होना, फिर उसके बाद मैग्मा का आउटपोर होना, फिर मैग्मा का फ्लो करने के बाद उसकी लेयरिंग होना, एंड फाइनली एक साइबेरियन प्लेटू का या साइबेरियन ट्रैप का फॉर्मेशन हो जाना। ये प्रोसेस है, ये लाइफ साइकिल है। तो अब समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि अगर कोई वोल्केनिक एक्टिविटी भी हो रही है तो उस वोल्केनिक एक्टिविटी में सबसे पहले मैग्मा बना होगा, फिर कन्वेक्शन करंट के थ्रू वो मैग्मा बाहर आने की कोशिश किया होगा, फिर उसके बाद वो बाहर आया होगा, बाहर आने के बाद उसके अंदर इरप्शन हुए होंगे। सो दैट इज द प्रोसेस। उस प्रोसेस को जब आप सोच लेंगे, आपका हर सवाल बहुत आसानी से आप डील कर पाएंगे। सो इस क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है वो सी स्टैक का फॉर्मेशन है। अब आप अगर इसके मॉडल आंसर को भी देखें, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये होते हैं सी स्टैक्स, राइट। ये मैंने तस्वीर इसलिए यूज की है क्योंकि जैसे ही आप सी स्टैक देखेंगे तो आपको इसका एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो दिख जाएगा कि ये बहुत ही सीनिक ब्यूटी का, बहुत बहुत अच्छी ब्यूटी का एक पूरा रीजन होता है जहां पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में टूरिज्म आप यहां पे देख पाएंगे। और ऐसे जो स्टैक्स हैं, इन स्टैक्स के ऊपर आपको बर्ड्स आते हुए दिखाई देंगे तो आपको लगेगा कि यहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होगी, ये उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके आंसर के इंट्रोडक्शन को। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इन इंट्रोडक्शन के अंदर स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू, डायरेक्टली आपको डेफिनेशन लिखनी है कि सी स्टैक्स होते क्या हैं। सी स्टैक्स क्या होते हैं वो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, और उसके साथ साथ आप अपने इंट्रोडक्शन को कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए, जब भी आप इसको कॉन्टेक्चुअल मैनर में लाना चाहते हैं तो आप सी स्टैक की डेफिनेशन के बाद ऐड कर देंगे कि इन सी स्टैक्स का इकोलॉजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक एज वेल एज अगर आप बात करते हैं एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस होता है। सो दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर इंट्रोडक्शन। Sea stacks are nothing but the vertical rock columns, as I've shown you, that stand isolated from the mainland in coastal area, जो कि isolatedly खड़े हैं। ये पूरा इसका क्या है, एक डेफिनेशन है जो आपको आना चाहिए। Second, they are composed of resistant rock. Why I've told you and why I have written this particular part here, just because of the fact, because we know a thing, अगर ये resistant ना होती rock तो eventually ये भी erode हो जाती, क्योंकि हमें अब पता है कि सी स्टैक का फॉर्मेशन इरोजनल प्रोसेसेस से हुआ है। तो ये रॉक क्या है, रेजिस्टेंट रॉक है। द रगड कोस्टलाइंस, सी स्टैक्स एनहांस द सीनिक ब्यूटी एंड जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द कोस्टल लैंडस्केप। ये जो लास्ट लाइन लिखी गई है, इस लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को कॉन्टेक्चुअल बनाना है, कॉन्टेक्स्ट में लेके आना है। क्योंकि आपने जब भी इंट्रोडक्शन लिखना है, जनरली ऐसा बोल दिया जाता है कि इंट्रोडक्शंस को जब भी आप लिख रहे हैं तो ऐसा बोला जाता है कि या तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखें, या डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखें, या फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखें, राइट, या आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखें, या कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखें। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन हैं, राइट। ये आप सब लोगों को पता भी होगा। बट जब भी हम किसी भी एक इंट्रोडक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं तो वो एक गुड और बैड के बीच का एक जो लाइन है, वो लाइन यही है कि डेफिनेशन तो आपने लिख दी, क्या वो डेफिनेशन अभी भी उस इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बता पा रही है या नहीं बता पा रही। दैट इज समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट। सो एवरी सिंगल टाइम आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू वन थिंग, दिस इज फॉर श्योर, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बेस्ड हो या फैक्ट बेस्ड हो या कुछ भी हो, उसके बाद उस इंट्रोडक्शन में एक लाइन जरूर ऐड करें जो कि उस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन के माध्यम से उस सवाल का कॉन्टेक्स्ट बताती हो, राइट। सो वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन नाउ। इसके बाद एक बात देखें, फॉर्मेशन क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनिशियल फॉर्मेशन क्या है, कोस्टल पे एक क्लिफ है, यानी कि कोई एक हार्ड रॉक है, ये क्लिफ है। इस क्लिफ पे कंटिन्यूअसली क्या होगा, वेव एक्शन होगा। वेव एक्शन के बाद क्या होगा, वेदरिंग होगी। ये भी मैंने लिखा, पहला स्टेज क्या था, वेदरिंग ही था। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर
इरोजनल प्रोसेस से स्टार्ट होंगे जहां पे कॉन्टिन्यूअस वेव एक्शन क्या करेंगे, एनलार्ज कर देंगे और ये क्या बन जाएगी, एक सी केव बन जाएगी। केव्स बनने के बाद थर्ड स्टेज में वेदरिंग कॉन्टिन्यूअस रहेगी और ये क्या बनाएंगे, सी स्टैक्स बनाएंगे ओवर टाइम, राइट। सो दिस इज व्हाट द मेजर प्रोसेस इज। सो यहां पे आप देख सकते हैं जो भी इस पूरे के पूरे फॉर्मेशन को लिखा गया है, उस फॉर्मेशन को इसके लाइफ साइकिल के थ्रू, इसका जो ओवरऑल बनने का प्रोसेस है उसका जो लाइफ साइकिल है उसके थ्रू लिखा गया है। वन पार्ट इज डन। सेकंड पार्ट, अब यहां पे दो सब पार्ट है, एक तो इसका कोस्टल लैंडस्केप और तीसरा इसका एस्पेक्ट है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के रूप में। अगर आप कोस्टल लैंडस्केप के रूप में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कोस्टल इरोजन जब होता है ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बहुत बड़ा इंडिकेटर है कोस्टल प्रोसेसेस का, कि सी वेव्स किस तरीके से, कितनी इंटेंसिटी से उस कोस्टल रीजन के अंदर किसी एक रॉक को कट कर पा रही हैं। तो वेव एक्शन का सबसे बड़ा इंडिकेटर बन के सामने आता है, क्योंकि दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ कोस्टल इरोजन। सेकंड, अगर हम बात करें, जैसा कि आपने देख ही लिया है कि दिस इज नथिंग बट द एस्पेक्ट ऑफ सीनिक ब्यूटी, और इसी सीनिक ब्यूटी से टूरिज्म भी बहुत ज्यादा जनरेट होता है। चलें नेक्स्ट, इसके अंदर थर्ड पार्ट क्या है, कोस्टल स्टेबिलिटी। देखिए इसका फॉर्मेशन और प्रेजेंस होना इंफ्लुएंस करता है सराउंडिंग कोस्टल एरिया को, क्योंकि एक बार तो ये सी स्टैक बन गया, अब ये जो स्टैक बना है, दिस स्टैक इज मेड अप ऑफ रेजिस्टेंट रॉक। अगर ये रेजिस्टेंट रॉक है तो क्या आप समुद्र से आने वाले जो तूफान होंगे उनसे क्या ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली यस। तो कोस्टल एरिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस अगर हमने सोचना है तो पहला, ये इरोजन का इंडिकेटर था, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये इरोजन का इंडिकेटर है, नो डाउट अबाउट दैट, इरोजन का इंडिकेटर है। उसके साथ साथ दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, इट हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरियस ओशनिक फिनोमिना, राइट, अगेंस्ट वेरियस ओशनिक फिनोमिनन्स, चाहे वो साइक्लोन हो या सुनामीज हो। क्यों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये बना किससे है? रेजिस्टेंट रॉक से बना है, रेजिस्टेंट रॉक से बना है। एंड थर्ड, इट इज द पार्ट ऑफ सीनिक ब्यूटी टू द कोस्टल लैंडस्केप। सीनिक ब्यूटी है, अगर इसका, अभी तो आपको कोस्टल लैंडस्केप का एक क्वेश्चन आया है, अगर यही क्वेश्चन को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में भी देख लिया जाता तो उसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहां पे टूरिज्म के रूप में देखने को आपको मिल जाता, राइट। सो दिस इज हाउ वी एड्रेस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि मैं सब पार्ट बोलूंगा बेसिकली। अब इसका तीसरा पार्ट जो कि सेकंड सब पार्ट है, दैट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के रूप में ऐसा देखा जाता है, जहां पे भी इस वर्ल्ड में ये सी स्टैक्स का प्रेजेंस है, दे आर द पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, राइट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब ऐसे रीजन जहां पे हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। सेकेंड इज इकोलॉजिकल रिसर्च, क्योंकि ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करती हैं उस जगह पे इकोसिस्टम को जानने के लिए। इरोजनल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वेदरिंग कॉन्टिन्यूअस चलती जा रही है, इसी कारण से हमें इन सी स्टैक्स को देख के पता लग जाता है कि यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया का इकोसिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, उस जगह की इकोलॉजी के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। तो इकोलॉजिकल रिसर्चेस में इट हेल्प्स अस। अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंस इसका देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर ही कि जो ये सी स्टैक्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, बर्ड्स को देखते हैं, इकोलॉजिकल रिसर्चेस में मदद करते हैं, यही दो लार्जली मुझे दिखाई देते हैं कि इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। और अगर आपके पास इस समय पे पॉइंट्स कम होते हैं तो आप इन दोनों पार्ट्स को एक साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, दोनों को सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। अब आता है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन जब भी आप लिखेंगे ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, कंक्लूजन आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहा है, ईदर इट इज इरोजनल प्रोसेस और वेदरिंग प्रोसेसेस, एवरी प्रोसेस is telling us the dynamic nature of the earth. So remember always, whenever the question related to any geomorphic process is being asked, you are supposed to write about the dynamism of the earth, right? क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसके डायनामिक नेचर को जानने के लिए these processes play a vital role, a significant role.
And I also am telling you one thing, that these sea stacks are nothing but the erosional landforms, and these erosional landforms are the indicators of the coastal erosion processes, जिनसे भी हमें मदद मिलेगी अर्थ के इस डायनामिज्म को जानने में. सो दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड योर आंसर. तो यहां पे देख लेते हैं कि इट इज यस डेफिनेटली क्रूशियल, इट इज क्रूशियल इन सपोर्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, तो आपने इकोलॉजिकल ले लिया. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिकेशन ऑफ द कोस्टल इरोजनल प्रोसेसेस, यस इसको ले लिया. इन दोनों के माध्यम से वी कैन गेट टू नो अबाउट द डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ. दैट इज समथिंग विच वी कॉल एज the major prospect related to the sea stacks. बहुत आसान सा सवाल था. आसान तो मैं नहीं कहूंगा, बट हां इतना कह सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें वापस मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं जिस अप्रोच को फॉलो करना है. द अप्रोच इज लाइफ साइकिल अप्रोच, एंड इन दिस लाइफ साइकिल अप्रोच थिंक ऑफ each and every stage of that particular process, right? जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये कहां पे लगेगा मैं बता देता हूं. दिस विल बी एप्लीकेबल इन एवरी जियोमॉर्फिक प्रोसेस. एवरी जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब, अगर आप वोल्केनिज्म से रिलेटेड कोई सवाल पाते हैं, या आपको लगता है कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, राइट, या आप देखते हैं कुछ प्लेट टेक्टोनिक के रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे कि आपसे पूछा गया कि जो ये डिफरेंट वोल्केनिक आइलैंड्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वोल्केनिक आइलैंड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू पूरा प्रोसेस समझा सकते हैं. आपसे अगर क्वेश्चन सरकम पैसिफिक जोन का पूछा गया है तो आप उसको भी इसी तरीके से डील कर सकते हैं. जैसे सरकम पैसिफिक जोन के क्वेश्चन में मैं क्या बताऊंगा आपको कि कैसे सरकम पैसिफिक जोन बना होगा. उसके अंदर सबसे पहला तो प्रेजेंस है किसका, एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्रीज का, ठीक है सर. एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्रीज के बाद क्या हुआ होगा सर, कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस, ठीक है सर. इसके बाद क्या हुआ होगा सर, ये एक तो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई होगी सर, फोल्ड माउंटेन्स बने होंगे, और सर इसके साथ साथ कुछ डिजास्टर भी एसोसिएटेड है, अर्थक्वेक. ये 4 प्रोसेसेस हैं. तो आप अगर क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का, डिस्क्राइब द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन, you will be in a position to write the answer very easily, right? So next move on and discuss the second question. Second question is about the ring of fire. चलिए क्वेश्चन आ ही गया, तो इसको अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी और आपने आंसर नहीं लिखे हैं तो प्लीज पॉज दिस वीडियो राइट हियर, ट्राई टू थिंक, जनरेट द डायमेंशन, देन लिसन टू दिस अगेन, राइट? The ring of fire is hotbed of volcanic activity due to specific geological conditions. Analyze the factors contributing to the frequency of volcanic eruptions along the ring of fire, ठीक है, and their global impact. अब यही हमारा सबसे पहला काम, ये बात आपको याद रखनी है जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, पार्ट्स एंड सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना, डिमांड को जानना. हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे द रिंग ऑफ फायर इज हॉटबेड ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. अब हमें बताना है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे वोल्केनिक इरप्शन होता है. मेरे को लगता है मैंने इसको पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया है. जब भी आप सरकम पैसिफिक रिंग और रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे, सरकम पैसिफिक रिंग और रिंग ऑफ फायर की आप बात करेंगे, तो आपको ये लाइफ साइकिल प्रोसेस समझ में आना चाहिए. क्यों ये वोल्केनिक एक्टिविटी का बहुत बड़ा हॉटबेड है, वोल्केनिक एक्टिविटी का हॉटबेड होने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है, ये एक ऐसा जोन है जहां पे प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्रीज का प्रेजेंस है, ठीक है सर, एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स का प्रेजेंस है. अब ये तो आपने लिख दिया एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, फिर आप लिखेंगे कि इन प्लेट्स में हो क्या क्या प्रोसेस रहे हैं. सर इसमें कन्वर्जेंस हो रहा है, और कौन कौन सा कन्वर्जेंस हो रहा है सर? इसके अंदर कॉन्टिनेंट ओशियनिक कन्वर्जेंस हो रहा है, ओशियन कन्वर्जेंस हो रहा है. अब इस कन्वर्जेंस में क्या होता है सर, इसके अंदर एक ओशियनिक प्लेट सबडक्ट कर जाती है दूसरी कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक प्लेट के बीनीथ. जब एक प्लेट का सबडक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, सबडक्शन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, ये लिखेंगे आप थर्ड प्रोसेस के अंदर.
थर्ड आ गया सबडक्शन ऑफ प्लेट। जैसे ही आपने सबडक्शन लिखा आपको पता लग गया कि वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी होने के चांसेस और उनकी फ्रीक्वेंसीज और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि 2/3 ऑफ this entire world's volcanic activity are present in and around the Pacific Ring of Fire. Now, how can you start with this introduction with this question? What I can say particularly, just tell in this introduction about what exactly Ring of Fire is. How much area does it cover? Where is it located? And what is its shape? And how much volcanic activity are taking place in this area, so that you can keep your answer, keep your introduction aligned with the question, right? जैसे कि मैं बोलता हूं, this Pacific Ring of Fire is a horseshoe shaped structure located in the Pacific Ring, circumventing around the South America, North America, Japanese coast, and as well as the Indonesian region. This region is the hotbed of volcanic activity because of and is substantiated with the fact that 2/3 of majority of the volcanoes of the world are located around this belt only. That is how you have started. और 3 से ज्यादा लाइन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, 3-3.5 लाइन का, and this introduction will suffice your answer. Then let's come back to the other part. Other part is core demand of the question we have analyzed. So आप देख सकते हैं, it is a horseshoe shaped belt encircling the Pacific Ocean, renowned for its intense volcanic and seismic activity. It is home to over 75% of the world's active and dormant volcanoes. जो मैंने बताया वो एक्टिव वोल्केनोज थे, तो मैंने 2/3 से ज्यादा आपको बता दिया। अगर आप डोरमेंट भी काउंट करें तो इट विल गो बियॉन्ड 75%. दिस इज अप टू यू, राइट, हाउ यू मैनेज द डेटा विद दिस क्वेश्चन, राइट। अब आता है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। जो मैंने लाइफ साइकिल प्रोसेस बताया, आप खुद सोचना कि आपको इसके हर पॉइंट में वो दिखेगा। टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री, द डेवलपमेंट ऑफ सबडक्शन जोन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, सो आई एम नॉट रीडिंग दिस स्टफ हियर. You just download this entire PDF and you'll be able to read it again. चलिए, then third is geothermal heat. This geothermal heat is nothing but the convection current. You can say convection current. Then convection current के बाद development of fracture zones जहां पे subduction होगा. उसके बाद you can see ocean and continent convergence and then finally the development of volcanic arcs. So ये क्या लिखा हुआ है? ये तो फिर भी इस मॉडल आंसर में भी आपको एक कोहेरेंस थोड़ा सा मिसिंग दिखाई देगा। वो क्या है? वो मिसिंग है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि आपके क्वेश्चन के अंदर एक कोहेशन होना चाहिए। कोहेशन का मतलब यह है कि जब भी कोई एग्जामिनर उसको इवेल्युएट कर रहा है तो उसको पता लगता रहे कि आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट कितना है। वो क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसे पता लगेगा? कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को लिखते जा रहे हैं। क्योंकि पहले प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री होगी, उसके बाद कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस होगा, फिर सबडक्शन जोन बनेंगे, फिर फ्रैक्चरिंग होगी। उसके बीच में अगर आपको कहीं लगता है कि आपको याद आता है तो आप कन्वर्जेंस से पहले रोल ऑफ कन्वेक्शन करंट लिख सकते हैं। दैट इज इट। ये प्रोसेस है ना, इसके अंदर ऐसे थोड़ी है कि पहले वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, बाद में सबडक्शन जोन बन रहा है। पहले टेक्टोनिक बाउंड्री लिख रहे हैं और पहले आप वोल्केनिक एक्टिविटी लिख रहे हैं, बाद में टेक्टोनिक बाउंड्री लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज समथिंग, आपको लगता है कि आपने लिखा सब है, बट फिर भी मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कोहेशन मिसिंग होता है। सो दिस कोहेशन यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, राइट। सो एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न स्पेसिफिकली। चलिए अब आते हैं ग्लोबल इंपैक्ट। जब भी आपको इंपैक्ट देखना है, किसी भी एक एक्टिविटी का कोई इंपैक्ट आपको दिखता है, तो वो इंपैक्ट किस तरीके से सोचा जा सकता है। आप खुद देखें कि अगर वोल्केनिक एक्टिविटी होगी तो उसका कोई सोशल इंपैक्ट हो सकता है, उसका कुछ इकोनॉमिक इंपैक्ट हो सकता है, उसका कुछ एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो सकता है, राइट, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, और उसके साथ साथ इन्हीं वोल्केनिक एक्टिविटी का कुछ क्लाइमेटिक इंपैक्ट हो सकता है, क्लाइमेटिक इंपैक्ट, राइट। तो ये दोनों आप एक दूसरे के साथ सेम ही मान लें, बट मैं इसको फिर भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से डील करना चाहता हूं। जैसे आप क्लाइमेटिक इंपैक्ट की बात करते हैं, कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जब वोल्केनिज्म होता है तो वोल्केनिज्म के कारण बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, वोल्केनिक एशेज स्प्रेड हो जाती हैं। जब वो वोल्केनिक एशेज स्प्रेड हो जाती हैं तो उससे रेनफॉल पैटर्न के चेंज होने का खतरा रहता है। रेनफॉल पैटर्न जो है वो क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। चलिए, एक पता लग गया। दूसरा, सर इसके अंदर
ये भी हो सकता है कि जब भी ये एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स आ गए तो इट विल हिंडर द इंसोलेशन। इफ इट विल हिंडर द इंसोलेशन, व्हाट डज इट इंडिकेट कि ओवरऑल जो उस रीजन का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये पोल्यूटेंट के रूप में बाहर आते हैं, बिल्कुल सही है सर, पोल्यूशन बढ़ जाएगा डस्ट पार्टिकल्स के कारण, पार्टिकुलेट मैटर। उसके साथ साथ सर ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा होगा। क्यों ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होगा? क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस रिलीज होती हैं, राइट। इकोनॉमिक इंपैक्ट में आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली वहां के ऊपर एक अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है। अच्छा प्रभाव क्या है कि जब भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है और वहां पे एक बार वोल्केनिज्म शांत हो गया तो बहुत सारी मिनरल्स की अवेलेबिलिटी आपको वहां पे दिखाई देगी, मिनरल्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। फर्टाइल सॉइल का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आपको फर्टाइल सॉइल दिखाई देगी तो सोशल रूप में आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के रूप में और उसके साथ साथ सोशल इंपैक्ट के रूप में आपको माइग्रेशन भी दिखाई दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी दिखाई दे सकता है। सो दैट इज हाउ मल्टीफोल्ड इंपैक्ट्स आते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है कि स्पेसिफिक पूछा जाता किसके सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है तो बहुत आसान, बहुत मुश्किल हो जाता। बट अब ओवरऑल इंपैक्ट पूछा है तो जहां जहां दिमाग जाता है वहां वहां हम क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि आपने सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के रूप में देख लिया, देन यू कैन सी द एयर ट्रेवल डिस्ट्रप्शंस, बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही ट्रिवियल सा है। देन इकोनॉमिक लॉसेस, यस वोल्केनिक, ये आपने नेगेटिव इंपैक्ट के रूप में देखे, पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे इंपैक्ट के रूप में ह्यूमन हेल्थ एंड रिस्क, पोल्यूटेंट्स आ गए तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरल इंपैक्ट ये भी है कि जो एशेज है जब वो फॉल करेंगी तो जो लीव्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी यील्ड कम हो जाएगा। तो ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट आपके सामने यहां पे दिखाई दे रहे हैं। फिर सुनामीज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, तो ये पॉइंट्स इतने सारे हैं, समझ में नहीं आ रहा था कैसे लिखूं। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यहां पे एक अप्रोच को जो कि मुझे बड़े प्यार से नजर आ गई कि जब मैं इसको कंपार्टमेंटलाइज कर दूंगा तो मेरे पास बहुत सारे आयाम खुल जाते हैं, बहुत सारी डायमेंशंस जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, एक और तरीका होता है, जब भी आपके पास मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट का क्वेश्चन आता है, मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट का क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है उसके बेसिस पे। जैसे कि जीएस पेपर 1 के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, जियोग्राफिकल इंपैक्ट, देन यू कैन थिंक ऑफ द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू इट। अगर इस क्वेश्चन में नहीं है चलो ठीक है, इसमें कोई नहीं आया। सोसाइटल और सोशल इंपैक्ट, यस चलेगा सर। फिर जीएस पेपर 2 में आते हैं पॉलिटिकल इंपैक्ट, गवर्नेंस, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है सर, जियोपॉलिटिक्स डिपेंड करती है इन पे। उसके बाद आईआर और जियोपॉलिटिक्स हो गया। फिर आ जाओ थर्ड पेपर पे, थर्ड पेपर में आपके पास है इकोनॉमिक, आपके पास है इन्वायरमेंट, आपके पास है सिक्योरिटी। तो आपको ये सारे इंपैक्ट अपने आप नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से सोचने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। दिस एंटायर प्रोग्राम इज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इनसाइड यू, राइट। आंसर्स के जो मॉडल आंसर्स है वो आप पढ़ लेंगे। मेरा यहां पे आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं आपको एक थिंकिंग पैटर्न को डेवलप करना सिखा दूं, सो दैट यू कैन जनरेट डायमेंशन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप डायमेंशन जनरेट कर पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आते हैं हम। ग्लोबल इंपैक्ट हो गया और ये भी क्या बताएगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू टेल अस अबाउट द डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही बात है सर, ये भी डायनेमिज्म के बारे में बताता है। और ऐसी स्ट्रेटजीज, अगर मान लो ऐसे एक्टिविटीज के बारे में हमें पता होता है या उनके बारे में जानकारी होती है तो इट हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। If I know this specific ring of fire is the hotbed of volcanic activity, so what I'll do is I will create infrastructure in a sustainable manner so that it is resilient to the disasters that are going to occur to that particular area. That is also one of the way you can conclude your answer, right? चलिए अगला aspect क्या है, evaluate the influence of ocean currents on coastal desert formation। देखो ये भी प्रोसेस से हो जाएगा। कोस्टल डेजर्ट में जो ओशियन करंट है उनका क्या रोल होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाउ डू कोल्ड ओशियन करंट्स अफेक्ट द प्रेसिपिटेशन पैटर्न इन द एडजेसेंट डेजर्ट रीजन। पहली बात है डेजर्ट बनने का जो कारण है उस कारण को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोल्ड ओशियन करंट्स जो होते हैं
वो डेजर्ट फॉर्म करते हैं। वो क्यों फॉर्म करते होंगे, इसका प्रोसेस क्या होता होगा? कोल्ड ओशियन करंट्स। देखो मैं एक ही अप्रोच से सारे के सारे आंसर्स कर सकता हूं, यही मैं इस पर्टिकुलर जो हमारा सेशन है उसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो कोल्ड करंट्स हैं उस कोल्ड करंट्स के कारण कैसे डेजर्ट बनते होंगे। सबसे पहला कोल्ड करंट जो होता है, इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी यहां पे, कम होगी। क्यों ह्यूमिडिटी कम होगी? क्योंकि टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, जैसे ही ह्यूमिडिटी कम हुई तो भी कोई भी एयर अगर इस पानी के ऊपर से पास करेगी तो क्या उसके अंदर मॉइस्चर होगा? नहीं होगा। तो एयर क्या रहेगी? कंपैरेटिवली ड्राई रहेगी। थर्ड, अगर ये एयर ठंडी हो गई तो क्या ठंडी एयर हमेशा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्रिएट करती है? बिल्कुल सही बात है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होगी। क्यों एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होगी? क्योंकि राइजिंग नहीं होगा। चलिए, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी आ गई तो इसका मतलब रेनफॉल क्या होगा? नहीं होगा, रेनफॉल सीज हो जाएगा, रेनफॉल नहीं होगा। इस वजह से ये कोल्ड करंट ने क्या डेवलप कर दिया? डेजर्ट का फॉर्मेशन कर दिया। चलिए खत्म कहानी, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 4 पॉइंट है जिसके माध्यम से आप इस पूरे आंसर को लिख सकते हैं। अब आती है बात सर इंट्रोडक्शन। जब ओशन करंट के बारे में पूछा गया है तो आप ओशन करंट की डेफिनेशन लिखें और उसको कैसे कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं मैं बताता हूं। Ocean currents are river-like flow of oceanic water in a particular and a fixed direction, influenced by various factors such as insolation, winds, and Coriolis force. These ocean currents play a vital role in regulating the climatic condition of the regions where they are present. राइट उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर आपने बात डाल दी। इसका मतलब क्या हो गया? आपने एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इन सब बातों को कॉन्टेक्स्ट में लाके डेजर्ट पे आप पहुंच गए। सो इस तरीके से आपको लिखना है। एंड आई एम टेलिंग यू आर नॉट स्पेसिफिकली गोइंग टू राइट अबाउट द कोल्ड ओशन करंट्स, बट आप ओवरऑल एज अ होल ओशन करंट्स जहां पे भी ट्रेवल करेंगे दे विल रेगुलेट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। दैट इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर आंसर, राइट। चलिए देखते हैं क्या लिखता है ये। सबसे पहले, which are steady flow of sea water influenced by wind, temperature and earth's rotation significantly impact the climate of coastal areas globally, right? इतना ही अगर आप लिख देते तो भी वो बेस्ट इंट्रोडक्शन की कैटेगरी में आ जाता। Their interaction with the atmospheric condition is crucial in shaping coastal deserts. यहां तक परफेक्ट है, डन। अब अगला पार्ट देखते हैं क्या कहता है। The next part is influence of ocean currents on coastal desert formation. देखो जैसे आप यहां पे एग्जाम्पल्स जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, और ये पिछले 2 क्वेश्चन के लिए भी एप्लीकेबल बात है। एग्जाम्पल्स के रूप में आप अगर एंडीज की बात करते हैं, एंडीज के रेन शेडो इफेक्ट के कारण आपको अटाकामा डेजर्ट के रूप में भी कुछ ऐसे डेजर्ट दिखाई दे जाएंगे। फिर ये टेम्परेचर को क्या करते हैं? रेगुलेट कर देते हैं। और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऑब्वियसली जो एयर है उसके अंदर आपको जो स्टेबिलिटी है वो दिखाई देगी, राइजिंग बिल्कुल बंद हो जाएगा क्योंकि हवा नीचे की ओर आने लगती है जब टेम्परेचर कम होता है। तो डेजर्ट बाउंड्री डिटर्मिनेशन, कोल्ड करंट्स जो हैं कैन डिफाइन द बाउंड्री ऑफ कोस्टल डेजर्ट बाय इन्फ्लुएंसिंग द थर्मल कंट्रास्ट। वो सेम ही बात लिखी गई है। इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन, अदरवाइज यू कैन लीव दिस एज वेल। देन इसका ओशन करंट इन द कोस्टल डेजर्ट फॉर्मेशन इकोलॉजिकल इंपैक्ट है एंड हिस्टोरिकल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी दिखाता है। ये जो पार्ट है, इन 2 पार्ट्स को सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जामिनेशन टाइम पे, और अगर आप टाइम फ्रेम मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में आंसर लिख रहे हैं तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? लो इवेपोरेशन, बिल्कुल सही है। डिसेंडिंग एयर हमने देख लिया। रेन शेडो इफेक्ट, यस। रिड्यूस्ड कन्वेक्शन यानी कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। देन फॉग या ड्रिजल या क्लाइमेटिक एनोमलीज, जैसे कि जब भी आपको पता है अल नीनो ला नीना जैसे इवेंट भी होते हैं तो ये भी प्रेसिपिटेशन पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, राइट। जब भी ला नीना जैसा इवेंट आएगा तो कोल्ड ओशन करंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ड्राइनेस और ड्रॉट लाइक सिचुएशंस डेवलप होती हैं। ठीक है, चलिए, दिस इज वन एस्पेक्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ
टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक्स प्रोवाइडिंग एग्जांपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसा कि यहां पे पूछा गया है टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक। हमने टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज को देखना है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज आपको दिख जाएंगी और उन बाउंड्रीज के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे इस पूरे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन जब आप देखते हैं तो ये तो आपको पता ही है, टेक्टोनिक प्लेट्स आर द लिथोस्फेरिक प्लेट्स व्हिच आर फ्लोटिंग ओवर द एस्थेनोस्फेयर and are responsible for the various geological activities on this planet Earth. Earthquakes as well as volcanism and tsunamis, they are occurring because of the endogenic processes influenced by convectional current which is present interior to the Earth. This is something we can write here. So आप देख सकते हैं यहाँ पे which occur due to the accumulation and subsequent release of stress from the movement of plates. आपने उसमें डाल दिया जो कि मैं कन्वेक्शन करंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी भी तरीके से, मैं कोशिश कर रहा हूं कि यही इंट्रोडक्शन में ना आपको बताऊं क्योंकि ये तो आपके पास अवेलेबल होंगे ही, जो मैं जनरेट कर पा रहा हूं अभी दैट इज समथिंग विच इज रियल टाइम जनरेशन ऑफ द इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलें अब इस क्वेश्चन को मेरे पास आता तो मैं कैसे डील करता, मुझे पता है टेक्टोनिक बाउंड्रीज के कंपोनेंट्स क्या हैं, टेक्टोनिक बाउंड्रीज के कंपोनेंट क्या है, कैसे ये टेक्टोनिक बाउंड्रीज को देखा जाता है। इन टेक्टोनिक बाउंड्रीज में तीन पार्ट आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले आता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सेकंड आपको दिखाई देगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्म, राइट। और यहां पे आपको पता है अर्थक्वेक के रूप में आप एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे सकते हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट, राइट। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अंदर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, ठीक है। कन्वर्जेंट के अंदर तीन कन्वर्जेंस है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, यू कैन प्रोवाइड विद द एग्जाम्पल ऑफ हिमालयास। Continent ocean convergence, you can provide with the example of Andes and Rockies. And ocean convergence, ये दोनों अगर आप मिला ही लोगे, यहां पे आपको जापानीज कोस्ट दिखाई दे जाएंगे। ये पूरा तो कुछ नहीं है, सर्कम पैसिफिक रिंग है या रिंग ऑफ फायर का ही रीजन है। तो इस क्वेश्चन में तो आपके पास जो शब्द है वो बहुत ज्यादा है और जो वर्ड लिमिट है वो बहुत ही कम है। इसके लिए आपको बहुत स्पेसिफिकली और बहुत ही स्मार्टली इस क्वेश्चन को आंसर करना है कि आप डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री को एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं। नॉट मच एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड बट साइमल्टेनियसली यू आर प्रोवाइडिंग द एग्जांपल्स, द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड मोर ओवर इसको बहुत अच्छे से इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो आप इस टाइम का यूटिलाइजेशन यहां पे एक छोटा सा मैप बना के, इस तरीके से आपने अगर मैप बना दिया, 9-10 seconds it will require. See here and you can show the areas, right? एरियाज कौन कौन से हैं, जैसे कि इसको मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला एरिया हो गया जहां पे अर्थक्वेक आ सकते हैं। दिस इज द सर्कम पैसिफिक जोन, यहां पे आ सकते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, हेयर आई कैन टॉक अबाउट द हिमालयाज, राइट। देन आई टॉक अबाउट द आल्प्स, फिर मैं यहाँ पे एंडीज की बात कर सकता हूँ, यहाँ पे जापानीज कोस्ट की बात कर सकता हूँ, फिलीपाइंस कोस्ट, इंडोनेशियन कोस्ट की बात। सो दैट इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर आंसर हियर, राइट। और यहीं पे मैं आपको डिफरेंट तरीके से प्लेट्स भी बता सकता हूं कि ठीक है ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नीचे अंटार्कटिका प्लेट, राइट, एंड रेस्ट इज द पैसिफिक प्लेट। डन। सो दिस इज हाउ यू कैन मूव ऑन विद योर आंसर। चलिए अगला एस्पेक्ट क्या है, रोल ऑफ टेक्टोनिक बाउंड्रीज इन द अर्थक्वेक। सबसे पहले कन्वर्जेंट बाउंड्री डन है, कोई दिक्कत नहीं है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर द जोन्स वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे, डाइवर्जेंट अलोंग द मिड अटलांटिक रिज। चलिए इसके बाद
ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, एग्जांपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन, जापान, आइसलैंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का है, टर्की ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का है, सैन एंड्रियास फॉल्ट इंडिया के अंदर जो अर्थक्वेक्स हैं, जैसे कि हिमालयाज के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, सो दैट इज समथिंग यू कैन टॉक ऑफ। तो डिफरेंट रीजन के एग्जांपल देने और रोल ऑफ टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री बताना है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल ये नहीं है। एडवांसमेंट इन जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी एंड एनहांस्ड मॉनिटरिंग will improve our understanding of tectonic plate boundaries and earthquake formation। देखिए जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को डील करने के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक हमारे पास कंक्लूजन होने चाहिए जो कि रेडीमेड कंक्लूजन हो और जिनको हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकें। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू एट द एंड ऑफ दिस क्लास विद वन कंक्लूजन जो कि बहुत ही ज्यादा काम आपको आने वाला है, जहां पे आप उस कंक्लूजन को किसी भी तरीके से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एंड विद दैट कंक्लूजन यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट ईच एंड एवरी आंसर वेरी वेरी ब्यूटिफुली, राइट। सो आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द लेक्चर अबाउट द कंक्लूजन and that conclusion will be related to geomorphology। दो कंक्लूजन बताऊंगा आपको, एक दो सवाल जितने भी मिलेंगे आपको एग्जाम में, that will be sufficient। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पोलर आइस कैप्स, ठीक है, डन। हाउ डज दिस अफेक्ट ग्लोबल वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। यहां पे मैं बताता हूं, पोलर आइस कैप्स के ऊपर अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है, पोलर आइस कैप्स, और यहां पे ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट अगर इस पे बताना है तो मुझे एक सिंपल सीधी बात याद आती है, वो ये कि जैसे ही मैं इसको देखूंगा मुझे पता लगेगा कि ये आइस कैप्स क्या होंगे, मेल्टिंग होगी। जैसे इनकी मेल्टिंग होगी वैसे ही जो वाटर सिचुएशन है, पानी जो है, वाटर लेवल जो है, वाटर का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो रीजन के अंदर इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल इंपैक्ट आपको दिखाई देंगे। क्यों इकोलॉजिकल इंपैक्ट दिखाई देंगे, क्योंकि जैसे ही ये पोलर आइस कैप्स मेल्ट होते हैं यहां से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इंक्रीज हो जाता है। फिर तीसरा इसके साथ क्या हो सकता है, जैसे ही मेल्ट हुआ वाटर लेवल आ गया, मेल्टिंग होने के बाद वहां से ग्रीन हाउस गैसेज निकलने लग गई, फिर जो हम इससे हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं उसके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। जब पानी बढ़ जाएगा तब फ्लड्स लाइक सिचुएशन आपको दिखाई देंगी, और जब ये कंप्लीट मेल्ट हो जाएंगे तो यही बाद में ड्रॉट लाइक सिचुएशन को भी इंडिकेट करने लगेंगे। और ये जो पोलर आइस कैप्स हैं इनकी वजह से जो एल्बिडो है, एल्बिडो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से इनका जो एम्प्लीफिकेशन है या गर्म होना है, क्लाइमेट चेंज होना, उसकी रेट बहुत ही फास्ट हो जाएगी, एम्प्लीफाई हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन आपको यहां पे दिखाई देगा, राइट। ये तो आपको ओवरऑल मोटे मोटे मैंने आपको एक तरीके से बता दिया कि अब बर्फ पिघल रही है पोलर एरिया के अंदर, अगर बर्फ पिघल रही है तो उसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल, सोशल इंपैक्ट, तो अभी बहुत सारे इंपैक्ट हम देखेंगे आगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग caused by increasing greenhouse gas emissions is significantly impacting the ice caps, right? No doubt about that. इसको आप डेटा के साथ सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, एंड यहां पे एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आर्कटिक के अंदर ये फिनोमिना बहुत ही फास्ट हो रहा है, इसे हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के नाम से जानते हैं, राइट, विच इज लीडिंग टू द डिसरप्शन इन द वेदर पैटर्न्स। अच्छा, जैसे कि आपको देखने को मिल गया, पहला इसका एस्पेक्ट है पोलर एम्प्लीफिकेशन, जहां पे पोलर रीजन के अंदर टेम्परेचर का जो रेट है बढ़ने का वो बहुत ही ज्यादा है। सेकेंड इज ऑल अबाउट द राइजिंग सी लेवल, राइजिंग सी लेवल, राइजिंग सी लेवल तो होगा ही, जब पानी बढ़ेगा तो फाइनली वो पानी कहां जाएगा, फाइनली पानी तो कोस्टल एरिया के अंदर जाना है। लॉस ऑफ पोलर हैबिटेट, ये उसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट आ गया। डिसरप्शन ऑफ द ओशियन करंट्स, यस, ओशियन करंट्स जो हैं उनके अंदर डिसरप्शन दिखाई देगा, क्योंकि आपको
अगले क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज बताऊंगा जिसको थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहा जाता है। इस थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का डिसरप्शन हो जाएगा। आपको एमॉक के बारे में पता होगा, अटलांटिक मेरिडाइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। एमॉक वीक होने लग रहे हैं जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, राइट। सो दिस इज वन पार्ट। नेक्स्ट अगर हम यहां पे देखते हैं तो परमाफ्रॉस्ट थोइंग, जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट थो होती है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, जो कि और ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करने का काम करेगी। तो इसके तो इंपैक्ट बहुत सारे हैं। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पोलर आइस कैप्स, राइट। पोलर आइस कैप पे ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट तो बहुत ज्यादा है। जैसे आपने यहां पे देखा भी, इसको कैसे सोचने का तरीका है वो देखो कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पे एक और बहुत अच्छी चीज मुझे याद आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग पोलर आइस कैप को कैसे इंपैक्ट कर रही है वो बता देता हूं। चलिए, पोलर आइस कैप्स के अंदर ये व्हाइट कलर के होते हैं। अगर ये व्हाइट कलर का है, अगर ये व्हाइट कलर का है, अगर ये व्हाइट कलर का है तो इसको एल्बिडो क्या है, ज्यादा है, अल्बिडो हाई होता है। बट अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो सबसे पहला काम होगा इनकी मेल्टिंग फास्ट हो जाएगी। जब इनकी मेल्टिंग होगी तो इनका एल्बिडो क्या होगा, एल्बिडो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही एल्बिडो डिक्रीज होगा, जो टेम्परेचर है उसकी रेट इंक्रीज होने की और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो टेम्परेचर का रेट है इंक्रीज होने का वो बहुत बढ़ जाएगा। जैसे ये बढ़ जाएगा, इसी प्रोसेस को हम पहले नाम से जानेंगे जिसको आपने देखा यहां पे, पोलर एम्प्लीफिकेशन। इसे एक और वर्ड दिया जाता है, एक और नाम दिया जाता है जिसे आप जानते हैं पॉजिटिव एल्बिडो फीडबैक, राइट। पॉजिटिव एल्बिडो फीडबैक, राइट। पॉजिटिव एल्बिडो फीडबैक का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जनरेट कर देना जहां पे टेम्परेचर का रेट अब इतना फास्ट होता रहेगा कि ये खुद से एम्प्लीफाई होने लग जाएगा। एक बार अगर ग्लोबल वार्मिंग कर दी बेटा, उसके बाद तो कहानी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। डन। चलिए, एक बात तो ये हो गया। उसके साथ साथ जब ये बर्फ पिघलेगी तो यहां पे जो हैबिटेट है, पोलर रीजन का जो हैबिटेट है, वो भी बहुत ज्यादा खत्म होने लगेंगे। थर्ड, यहां पे आपको पोलर रीजन के अंदर ही आप देखेंगे जो थर्मोथ्रोइंग होगी तो वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस रिलीज होंगी जो इस प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे। एंड इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है कि यहां पे जो बैक्टीरियाज हैं, उन बैक्टीरियाज का जो भी यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो हेल्थ बर्डन बढ़ जाएगा। फिर जब ये पानी, पोलर आइस कैप मेल्ट हो गए, पानी आया समुद्र में, तो ये ओशियन करंट को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। डन। तो इस तरीके से इंपैक्ट तो अगर सिग्निफिकेंटली कोई एक इंपैक्ट पूछा होता ना तो, और उसके बारे में डिटेल में पूछा होता तो शायद आपको दिक्कत आती। मल्टीपल इंपैक्ट्स में तो समस्या आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दूसरा पार्ट इसका क्या है, वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर पैटर्न, अब मैं आपको जो अप्रोच बता रहा हूं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अनदर ब्रह्मास्त्र। वेदर पैटर्न, क्लाइमेटिक इंपैक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस। अगर ऐसा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए आपके पास, राइट, क्लाइमेटिक इंपैक्ट हो गया या वेदर पैटर्न हो गया, इन सब के लिए एक अप्रोच फॉलो होती है जिसको मैं बोलता हूं फाइंड आउट द कंपोनेंट। कंपोनेंट्स ढूंढें। किसके कंपोनेंट्स ढूंढेंगे आप, क्लाइमेट के कंपोनेंट्स ढूंढेंगे। क्लाइमेट के कंपोनेंट क्या है, टेम्परेचर। क्लाइमेट का कंपोनेंट क्या है, प्रेसिपिटेशन। क्लाइमेट का कंपोनेंट विंड पैटर्न। यहीं पे आपको दिख जाएगा इंसोलेशन, ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन, ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन। ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन। उसके बाद इसका एक और
अच्छा एस्पेक्ट होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और इसको आप ऐसे कर दें इकोलॉजिकल साइकिल के रूप में जान लें, राइट, इकोलॉजिकल साइकिल। अब मुझसे कोई पूछे कि सर आर्कटिक ओशन की आइस मेल्ट हो रही है, उसके क्लाइमेटिक इंपैक्ट क्या है, मैं बोलूंगा देखो, पहली बात तो अगर आइस मेल्ट हो जाएगी तो एल्बिडो कम हुआ तो ओवरऑल टेम्परेचर राइज हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा विंड पैटर्न क्या होने लगेंगे, चेंज होने लगेंगे, इंसोलेशन इंक्रीज हो जाएगा, देन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में चेंज दिखाई देगा, जैसा कि हमें अभी क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट के कारण मॉनसूनल रिदम में चेंज दिखाई देता है, कभी बहुत ज्यादा बारिश कभी बहुत कम बारिश। देन मतलब जो वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम as far as rainfall or precipitation is concerned will definitely be impacted. Then humidity and condensation, that is also linked with this. Hydrological cycle, it will be impacted. Why? Because water cycle का part, water cycle का एक सब part rainfall भी है. So evaporation and rainfall both are going to get changed. Right? ये तो आपको climate के part दिख ही रहे हैं. Right? ये components हैं. जैसे ही आपने उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के कंपोनेंट्स देख लिए, और एक बात बताता हूं, ऐसा बोला जाता है कि जो ओशियंस हैं, भले ही हम ओशियनोग्राफी अलग पढ़ते हैं, बट ओशियन के ऊपर से जो हवा जाती है, तो वो क्या हवा डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग कंडीशंस डेवलप नहीं करती है। हमने देखा ना अभी कोल्ड करंट में डेजर्ट बना रही है, तो इससे क्या पता लगेगा, इससे एक बात पता लग गई, ओशियंस के साथ जब भी मैं देखता हूं तो ये कौन से फिनोमिना होते हैं, दे आर दी ओशियनिक एटमॉस्फेरिक कपल्ड फिनोमिना, ओशियनिक एटमॉस्फेरिक कपल्ड फिनोमिना। ये वर्ड अगर आपने लिख दिया तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे, राइट, ओशियनिक एटमॉस्फेरिक कपल्ड फिनोमिना। अब ओशियंस के अंदर आपको पता लग जाएगा कि यहां पे ओशियन करंट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए डन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, ग्लोबल क्लाइमेट और वेदर पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये कंपोनेंट्स दिखने चाहिए। अगर ये कंपोनेंट्स आप नहीं देख पा रहे हैं तो इवेंचुअली आपके साथ ये सबसे बड़ी समस्या बन के लेटर ऑन स्टेज में काम आएगी, सामने आएगी, क्योंकि इसी के कारण ही बहुत सारे सवाल इस पे लाए करते हैं, बहुत सारे सवाल, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब आपको कभी भी आंसर करना है। इसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, ओशियनिक प्रोसेसेस, क्लाउड्स, प्रेशर, ट्रांसपेरेंसी, राइट, ओशियनिक प्रोसेसेस, क्लाउड हो गया, इंसोलेशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड, ह्यूमिडिटी, और उसके साथ साथ इसके अंदर ह्यूमन का भी कुछ इंफ्लुएंस आपको दिखाई दे जाएगा जो मैं अभी बताता हूं। चले आ जाए, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पोलराइज हो गया, ग्लोबल वेदर पैटर्न। देखो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कौन से होंगे, फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून्स, जो कि रेनफॉल ही है, चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, दूसरा पॉइंट दिख गया। तीसरा, हीट वेव्स इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग हीट वेव्स। चौथा, ये तो उन्होंने तो 3 ही पॉइंट जनरेट किए हैं, एंड यू कैन जनरेट न्यूमरस डायमेंशंस हियर जस्ट विद द हेल्प ऑफ द कंपोनेंट्स। सो आई हैव टोल्ड यू 2 अप्रोचेस। नाउ कल का जब भी पेपर होगा तो इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आता है, लाइफ साइकिल को सोचना है। अगर क्लाइमेटिक इंपैक्ट आता है, वेदर पैटर्न पूछा है, तो उनके कंपोनेंट सोचने हैं कि वेदर के कंपोनेंट क्या क्या हैं, राइट, इससे समझ में आ जाएगा। अब ह्यूमन एक्टिविटीज पे तो देखो मैंने पहले ही बता दिया कि जब नदियों में पानी बढ़ जाएगा तो आपको एक इंपैक्ट तो सबसे ज्यादा समझ में आएगा, किस रूप में, कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें वेरिएबिलिटी नजर आने लगेगी, माइग्रेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रिलीज होंगे तो इनके कारण हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के जो हेल्थ रिलेटेड इंपैक्ट है, इलनेस है, वो भी बढ़ती है। इंपैक्ट ऑन इंडिजिनस कम्युनिटी, क्योंकि ये जो अपनी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को जी रहे थे उनके अंदर इसको, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस को डेफिनेटली अफेक्ट करने वाला है। डन। सो नाउ इसके बाद यहां पे आता है वे फॉरवर्ड देने की, एज सच इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है क्योंकि 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, हम 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। देखो मैं आज कंक्लूजन इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आई विल प्रोवाइड यू विद कंक्लूजन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी।
ये दो कंक्लूजन मैं आपको दूंगा, अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो these conclusions are going to help you out in any manner. ठीक है, डन। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, फिनोमिनन ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। देखो ये भी क्वेश्चन कैसा है, जब भी मैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की बात करता हूं तो मेरे को इस पूरे प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। वही सेम लाइफ साइकिल थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का क्या होता है, हमेशा ये बात करते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। अब मैं इस पूरे प्रोसेस को तो नहीं समझा रहा हूं, क्यों नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि आई होप आप सब लोगों ने अपनी तैयारी के दरमियान इसे पढ़ा है। ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट के अंदर हम बोलते हैं दिस इज नथिंग बट द डेंसिटी करंट। मैं थोड़ा सा आपको इसका एस्पेक्ट बता देता हूं ताकि आंसर लिखने में बहुत मदद हो। डेंसिटी करंट का मतलब यह है कि जब भी मान लो मैं डेंसिटी देखता हूं तो डेंसिटी जो है वो दो चीजों का फंक्शन होती है। वन इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज फार एज ओशियंस आर कंसर्न्ड एंड सेकंड इज द फंक्शन ऑफ सैलिनिटी। डेंसिटी जो है या तो वो टेम्परेचर का फंक्शन है और सैलिनिटी का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर बहुत कम होता है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब भी डेंसिटी इंक्रीज होती है तब डेफिनेटली जो पानी है, वाटर जो है, वाटर क्या करेगा, सिंक करने की कोशिश करता है। डन। अब यहां पे जब आप इस थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को देखते हो तो आपके सामने दो चीजें हैं। थर्मो बोले तो इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड हेलाइन हेयर मींस सैलिनिटी। सो इसीलिए थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को जब आप देखते हैं तो दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ टेम्परेचर एंड दिस इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस। And when I'm saying it is nothing but the part of global conveyor belt, I can say you for sure this global conveyor belt के अंदर क्या क्या होगा, प्रोसेस जाने। सबसे पहले सरफेस के ऊपर आपको दिखाई देगा एक वार्म सरफेस करंट। पहला प्रोसेस, द डेवलपमेंट ऑफ वार्म सरफेस करंट बिकॉज ऑफ द इंसोलेशन। देन दिस वार्म सरफेस करंट will go डाउनवेलिंग। क्यों डाउनवेलिंग करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये सरफेस करंट पोलर रीजन तक पहुंचेगा, ये इक्वेटर है, ये पोल है, जैसे ही ये पोलर रीजन तक पहुंचेगा, ठंडा हो जाएगा, तो सेकंड प्रोसेस हियर इज डाउनवेलिंग। ठीक है सर, डाउनवेलिंग लिख दिया। थर्ड प्रोसेस इज द डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड सब सरफेस करंट। अब यहां से कौन सा करंट जा रहा है, दिस इज कोल्ड सब सरफेस करंट। ठीक है सर। और फोर्थ इज द अपवेलिंग। ये सारे प्रोसेसेस एसोसिएटेड है किसके साथ, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के साथ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। अब ये जो कोल्ड सब सरफेस करंट है, यही जो ठंडा करंट है, दिस इज डीप करंट, डीप वाटर करंट, राइट। ये डीप वाटर करंट है जिसको आप देख रहे हैं ठंडे पानी के रूप में। यही आपको डेंसिटी करंट के रूप में भी दिखाई देगा। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेंसिटी करंट। तो मैंने यहां पे आपको कीवर्ड दे दिए हैं इस क्वेश्चन के लिए। पहला कीवर्ड डेंसिटी करंट, सेकंड कीवर्ड आपको दिखाई देगा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट के रूप में, थर्ड आपको दिखाई देगा इस प्रोसेस के रूप में अपवेलिंग, डाउनवेलिंग, कोल्ड सब सरफेस करंट, वार्म सरफेस करंट, डीप वाटर करंट। ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को अगर थोड़ा इत्मीनान से देखेंगे तो होता क्या है, मैंने एक मैप बनाया था, उस मैप में जरा सा जल्दी से समझा देता हूं मैं आपको, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक डू नॉट इवन नो what exactly thermohaline circulations are. So let me briefly tell you what thermohaline circulations are. Thermohaline circulation में क्या होता है, हम सब लोगों ने वार्म करंट्स, कोल्ड करंट्स पढ़े हैं। जब भी हम ओशियन करंट्स पढ़ते हैं, उन ओशियन करंट्स को याद भी कर लेते हैं कि चलो ठीक है सर, गल्फ स्ट्रीम है, कैनरी करंट कोल्ड करंट है, ये सब तो याद कर लेते हैं। बट रिमेंबर, दीज आर नथिंग बट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 10% ऑफ द ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स को उनकी डेप्थ के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा जाता है। एक तो ओशियन करंट्स जो ऊपर की लेयर में अवेलेबल होते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, राइट, जो कि 10% ही है मात्र।
90% जो ओशन करंट्स हैं वो कहां पे ट्रेवल कर रहे हैं, डीप ओशन के अंदर। डीप ओशन करंट और डीप वाटर करंट के रूप में चलते हैं। और डीप पानी क्या है, कंपैरेटिवली ठंडा होता है, तो वो ठंडे करंट ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे कि इस रीजन से आपको सबसे पहले एक गल्फ स्ट्रीम जाती हुई दिखाई देगी। ये गल्फ स्ट्रीम है, ये मैं रेड से मार्क कर देता हूं सो दैट इट विल इंडिकेट व्हाट, दी वार्म वाटर करंट। ये गल्फ स्ट्रीम जब ऊपर तक पहुंचती है, इसका एक भाग यहां से तो आपको कोल्ड करंट आते हुए दिखाई देंगे, बट गल्फ स्ट्रीम जब ठंडे पानी के साथ मीट करती है और ठंडी हो जाती है, पोलर रीजन में चली जाती है, उसकी सैलिनिटी बहुत बढ़ जाती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो इस गल्फ स्ट्रीम का बहुत ठंडा भाग नीचे की ओर ट्रेवल करता है। यहां पे क्या हुआ, वार्म सरफेस करंट। सो पहला पार्ट क्या था सर, पहला पार्ट था वार्म सरफेस करंट हो गया, वार्म सरफेस करंट हो गया गल्फ स्ट्रीम के रूप में। सेकंड क्या हुआ सर, डाउन वेलिंग हुई। कहां डाउन वेलिंग हुई, नियर दी पोलर रीजन, ठीक है सर। थर्ड, यहीं से एक कोल्ड करंट के रूप में, ये डीप करंट के रूप में यहां पे चलने लगेगा। और ये डीप करंट कौन सा है, ये डीप करंट ही है जिसको आप इस सर्कुलेशन के रूप में देख रहे हैं, डेंसिटी करंट के रूप में जानते हैं। एक और चीज बताता हूं, इसका काम क्या है, इक्वेटर की गर्म जो टेम्परेचर कंडीशन है उसको पोल तक लेके जाना, ताकि दोनों जगहों पे हीट का क्या हो सके, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। पर अगर मान लो ये कन्वेयर बेल्ट स्लो हो जाती है किसी कारणवश, तो इवेंचुअली उसकी वजह से बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे पोलर एज वेल एज इक्वेटोरियल रीजन के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। सो नाउ यू कैन राइट इट वेरी क्लियरली, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ डेंसिटी करंट, एंड these density current are generated because of the variation in temperature and salinity due to the temperature, and you can see here they are driven by the density differences in sea water caused by variation in temperature and salinity. Cold salty water is denser and sinks to the ocean floor, ये लिखने की जरूरत नहीं है। Deep water formation polar region water cools and increases in salinity as ice forms, तो वही लिखा हुआ पूरा मैकेनिज्म आप देखेंगे तो इस बेल्ट को याद रखना है, चीजों को आसान करना है, मुश्किल नहीं करना। जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं, सरफेस करंट, फिर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट हो गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सिग्निफिकेंस के रूप में जो हीट है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। जब हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प इन द इक्वेटोरियल एज वेल एज इन द पोलर रीजन टू मेंटेन द टेम्परेचर सिचुएशन। सेकेंड, इसका इंपैक्ट आपको दिख रहा है, न्यूट्रिशन जो है उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि कोल्ड करंट जो है ना, वो डीप कोल्ड करंट्स हमेशा जब भी अपवेलिंग करेंगे तो वो न्यूट्रिशन अपने साथ ऊपर लेके आएंगे, तो न्यूट्रिशन का भी ये बहुत बड़ा रोल होगा यहां पे। फिर ओशन कार्बन स्टोरेज, क्योंकि जो थर्मोहेलाइन जो सर्कुलेशन है ये क्या करते हैं, कार्बन साइकिल को भी मेंटेन करते हैं और उस कार्बन को सिक्वेस्टर करने का काम करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है उनको क्या करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। देन वेदर पैटर्न तो चेंज करेंगे, ये तो क्लाइमेट का पार्ट है, राइट। देन क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में चेंजेस आएंगे, विंड पैटर्न चेंज होंगे, मरीन इकोसिस्टम में चेंज आएगा, और उसके साथ साथ सी लेवल का राइज होगा, ओशन एसिडिफिकेशन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होगी। दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड एज फार एज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन इज कंसर्न्ड, राइट। चलो नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, इसका कंक्लूजन क्या होगा बेटा, कंक्लूजन इसका सिंपल ग्लोबल क्लाइमेट के साथ लिंक करके इसके इंपैक्ट को आपने बस हल्का सा समराइज कर देना है कंक्लूजन के अंदर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज द फॉर्मेशन एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइबेरियन ट्रैप्स। फिर वही बात, साइबेरियन ट्रैप का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, और फॉर्मेशन की जब भी बात आएगी तब हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, फॉर्मेशन के अंदर हम प्रोसेस यूज करेंगे लाइफ साइकिल, राइट, लाइफ साइकिल प्रोसेस। सर उससे पहले इंट्रोडक्शन, मेरे दिमाग में क्या क्या चलता है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। इंट्रोडक्शन अगर मैं देखता हूं तो मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के नजर आता है कि मैं इंट्रोडक्शन के अंदर साइबेरियन ट्रैप की लोकेशन बता सकता हूं, उसका एक्सटेंट बता सकता हूं कि वो, और उसका रोल बता सकता हूं कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या रोल है, ठीक है। फॉर्मेशन लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग फास्ट, पोज द वीडियो, स्टार्ट थिंकिंग इट।
लाइफ साइकिल के अंदर सर सबसे पहले क्या होगा, ये मेंटल प्लूम का पार्ट है, ठीक है सर, मेंटल प्लूम का पार्ट है। मेंटल प्लूम के बाद यहां पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी है, वोल्केनिक एक्टिविटी जो होगी, मेंटल प्लूम जो होगी वो प्लेट को क्या करेगी, थिन करेगी, प्लेट थिनिंग होगी। प्लेट थिनिंग के बाद क्या होगा सर, मैग्मा का राइजिंग होगा। जब मैग्मा राइज होगा तो उसके बाद क्या होगा सर, फ्लड बसाल्ट बाहर आएगा। मतलब क्या है, बसाल्टिक मैग्मा का फ्लड बाहर आएगा। तो फ्लड बसाल्ट क्या होगा, ज्यादा दूर तक फैलेगा सर, लेयरिंग पे लेयरिंग होगी। लेयरिंग होगी तो क्या बनेगा सर, एक साइबेरियन ट्रैप, या इसको हम साइबेरियन प्लेटू या फ्लड बसाल्ट प्रोविंस के नाम से जान लें। ये प्रोसेस है जो मैंने लिख देना है, कहानी हो जाएगी खत्म। तो एक पार्ट तो पता लग गया, फॉर्मेशन एंड की कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक में पहला कि सर इसमें जो मैग्मा आया वो बसाल्टिक मैग्मा है। दूसरा, यहां पे अच्छी खासी जियोथर्मल हीट है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक के रूप में इसकी वास्टनेस एंड एक्सटेंट आप देख सकते हैं कि सर क्योंकि बेसाल्टिक लावा है तो बहुत लंबा फैला है, इस वजह से यहां पे आपको इसकी वास्टनेस दिखाई देती है। तो ये पार्ट तो खत्म हो गया। एनालाइज द रोल इन हिस्टोरिकल मास एक्सटेंशन। अब कौन इतना दिमाग लगाएगा कि मास एक्सटेंशन में क्या लिखना है, बट मुझे ये पता लग गया कि ये पहले वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, जैसे ही आप मास एक्सटेंशन की बात करते हैं, इट इज इन एसोसिएशन विद द वोल्केनिक एक्टिविटी। जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेट का जो चेंज है वो बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा। एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो इवेंचुअली आपको पता लग जाएगा कि वहां की जो हैबिटेट है वहां पे लॉस होने लगेगा। उसके बाद जो वेदर पैटर्न है वो बहुत चेंज होने लगेंगे, इस वजह से भी आपको जो हैबिटेट है लॉस दिखाई देगा, और उसके साथ साथ जो स्पीशीज हैं वो लॉस होने लगेंगी। एंड देन वोल्केनिक एक्शन के कारण जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली कम समय के लिए कूलिंग हो जाती है, जो एक्सट्रीम कूलिंग के रूप में देखी जाएगी, तो भी एक्सटिंक्शन होने के चांस हैं। तो मैंने ये अपने दिमाग में फ्रेमवर्क तय कर लिया बिफोर रीडिंग द एंटायर मॉडल आंसर। ऐसा फ्रेमवर्क तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि वोल्केनिक एक्टिविटी जो हो रही है उसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, उसको भी कंपोनेंट में सोचो ना कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इसको एक और तरीके से सिखा देता हूं। वोल्केनिक एक्टिविटी जब भी होती है उसके कंपोनेंट क्या क्या है। पहला कंपोनेंट वोल्केनिक एक्टिविटी के रूप में आपको दिखाई देगा गैसेस, राइट। दूसरा आपको दिखाई देगा पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एंड थर्ड आपको दिखाई देगा यहां पे मैग्मा। ठीक है, मैग्मा की वजह से लॉसेस हो सकते हैं, ये तो चलो है ही। पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एशेस, डस्ट, इन सबसे क्या हो सकता है, कूलिंग हो सकती है, राइट, क्योंकि ये इंसोलेशन को हिंडर करेंगे। इनसे रेनफॉल पैटर्न चेंज होंगे तो भी दिक्कत आएगी, बिल्कुल ठीक है। ये पॉल्यूटेंट का काम करेंगे तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, ये हो गया। गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस जब रिलीज होंगी तो ये लार्ज स्केल पे ग्लोबल वार्मिंग करेंगी, क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगी, तो ये भी एक्सटिंक्शन की ओर जा सकता है। इसी से मेरे को बहुत सारे पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। साइबेरियन ट्रैप, जैसा कि मैंने बोला था, इसकी लोकेशन आप बता दो। लोकेटेड इन रशिया, लार्जेस्ट वोल्केनिक प्रोविंस ऑन द अर्थ, फॉर्म्ड अराउंड 252 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द लेट पर्मियन पीरियड। अगर आपको ये याद रहता है तो इट इज वेल एंड गुड, बट ये रहना जरूरी है, क्योंकि यहां पे इन्होंने जियोलॉजिकल रिसर्च, उसके साथ साथ एनालाइज द रोल इन हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट देख पूछा है, इवेंट्स पूछा है ना, इसलिए यहां पे अगर आपको याद है जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो अच्छा है, नहीं तो आप अराउंड ईयर्स लिख देंगे तो भी चलेगा। डन। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट इज फॉर्मेशन एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइबेरियन ट्रैप्स। फॉर्मेशन के अंदर साइबेरियन ट्रैप्स वर फॉर्म ड्यूरिंग 250 मिलियन ईयर्स अगो। कैरेक्टरिस्टिक बता दी, एक्सटेंट एंड वॉल्यूम, अर्थ्स मेंटल प्लूम, अपवेलिंग ऑफ मैग्मा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद लेयरिंग, बिल्कुल सही है। फिर मिनरल कॉम्पोजिशन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी ना, बेसाल्टिक मैग्मा बाहर आएगा तो। देन रोल ऑफ हिस्टोरिकल मास एक्सटिंक्शन में क्या रोल है, पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। देखो इसको याद करना है आपको, बट यहां पे आप देख सकते हैं कि अभी तक का जो अर्थ का सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन, अगर सबसे खतरनाक एक्सटिंक्शन जो हुआ है तो वो यही हुआ है, क्योंकि मोस्ट सीवियर इवेंट है आज तक की अर्थ की हिस्ट्री का, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस। मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस, उसकी वजह से एनवायरमेंटल इंपैक्ट आया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। चलो हो गया, कंपोनेंट पता है ना,
मरीन लाइफ खत्म होने लगेगी क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बाहर आई, ओशन का एसिडिफिकेशन हो गया। फिर ग्लोबल कूलिंग हो गई, डस्ट एरोसोल्स आए, कहानी खत्म हो गई। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो गया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण से जो एक तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल है वो तो डाउन जाता ही है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम होती है। चलो, मरीन लाइफ खत्म होने लगेगी। अब इसका उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे खत्म हुआ और क्लाइमेट जो है वो क्लाइमेटिक जो इवेंट्स हैं वो शिफ्ट हो गए। इतने सारे पॉइंट्स तो लिखने ही नहीं है, फिर भी हमें पता लग गया कि क्या क्या हो सकता है कारण के रूप में। अब इसका एस्पेक्ट जियोलॉजिकल कंटेम्परेरी रिसर्च में क्या सिग्निफिकेंस है। कंटेम्परेरी रिसर्च में अगर हम बात करें तो हमें ये जियोलॉजिकल पास्ट के बारे में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में डेफिनेटली बताने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ अगर मान लो मैं चाहता हूं कि कोई ऑनगोइंग रिसर्च है जो कि साइबेरियन रीजन के अंदर चल रही है, तो मुझे पता लगेगा कि वोल्केनिक एक्टिविटी का होना इतना फ्रीक्वेंट क्यों है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत बेहतर होगी। थर्ड, अगर हम बात करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको लेकर हमारी स्टडीज के अंदर दिस कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस। एंड देन कि आगे इसके बाद अगर ऐसी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो क्या एक्सटिंक्शन इवेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। दैट इज समथिंग विच इज द की आइडिया ऑफ दिस एंटायर साइबेरियन ट्रैप। आई होप ये समझ में आया होगा। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट फिर भी बहुत आसानी से लिखा जा सकता था। अब मैंने जैसा वादा किया आपको कि मैं आपको कंक्लूजन देने वाला हूं, तो एक कंक्लूजन आप लिख सकते हैं यहां पे जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, राइट। एंड द कंक्लूजन इज, प्लीज नोट इट डाउन वेरी क्लियरली, geological processes highlights geological processes highlights the dynamic geological processes highlights the dynamic processes dynamic nature of earth dynamic nature of earth dynamic nature of earth enhanced understanding of such processes of such processes helps us in mitigating the long term negative impact long term negative impact long term negative impacts, right. So this is one introduction, one conclusion that you can use anywhere. So ये बहुत जरूरी है, right. Done. And better land use planning, थोड़ा सा राइटिंग के साथ आपको करना पड़ेगा एडजस्ट। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हाइलाइट्स द डायनामिक नेचर ऑफ अर्थ, एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच प्रोसेसेस हेल्प्स अस इन मिटिगेटिंग द लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट्स एंड बेटर एंड बेटर सस्टेनेबल, बेटर, इसको बस इतना ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, negative impacts, right. So this is one conclusion, and second conclusion that I have written for you, I can write that conclusion is in relation to climate change. So please take it down, right. Climate change ke related, while long term vision and strategic planning and strategic planning are essential. Strategic planning are essential for a sustainable future. Essential for a sustainable future. For a sustainable future, then you can write in a manner, immediate actions are critical. Immediate actions are critical to tackle the far reaching
impacts of climate change. Impacts of climate change. So in the tomorrow's session as well, I will show you some more conclusion that you can readily use everywhere as far as the areas जिनके लिए वो conclusion बने होंगे उसको concern किया जाता है तो, right? So this was all about the entire session, but before I end this session, I want to show you one major, very good answer that have been submitted by one of the student on our Telegram group. So you can see here how entirely in this particular question you can see here कैसे इसको हमने evaluate किया है. इवेल्युएशन के बाद इस क्वेश्चन को उन्होंने 3 लाइन के अंदर अपना इंट्रोडक्शन लिखा, देन एक स्ट्रक्चर बनाया, माइक्रो डायग्राम्स का इन्वॉल्वमेंट है, एंड देन बहुत अच्छे से उस पूरे क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस किया गया. फिर भी जो भी कमियां हैं उन कमियों को हमने यहां पे हाईलाइट किया है. सो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर आंसर इन आर टेलीग्राम ग्रुप, और उसमें जैसे ही आप आंसर पोस्ट करेंगे उसके बाद उसको इवेल्युएट करने के बाद अगर आपका आंसर सबसे अच्छा होगा तो डेफिनेटली आई विल शो यू दैट आंसर इन आवर नेक्स्ट सेशन, राइट? आई होप यू गॉट द इनसाइट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग in this entire session. Thank you so much. We'll see you next time.